नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देवभूमि में एक बार फिर से प्रचंड जनादेश के साथ कमल खिला है, यानी भाजपा को स्वीकार्यता दी गई है। तमाम अनुमानों और आशंकाओं को धराशायी करते हुए भाजपा को एक बार फिर से सत्ता सौंपी है, प्रदेश की जनता ने सौंपी है। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने चुनौतियों का अंबार लगा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसने बीजेपी को पहाड़ फतह करने में कामयाबी तो दिला दी, लेकिन उन मुद्दों पर पार पाना आज बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। आने वाले 5 सालों में किस तरह का रोड मैप होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात ये। और अब तक चूंकि जीत के बाद अभी तक की जो स्थितियां हैं उसको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं कोई चुनौतियां पार्टी के भीतर भी देखने को मिल रही है। और इन्हीं चुनौतियों को समझने की जरूरत भी हम देखेंगे कि क्या कुछ वो चुनौतियां हैं, विपक्ष इस मसले पर क्या सोचता है, राजनीतिक जानकार जो हैं वो क्या सोचते हैं। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। फिर भाजपा सरकार और चुनौतियों का अंबार। तो सत्ता प्राप्ति के लिए जीत के दावे और परिस्थितियों के बीच दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन पहाड़ ने इस बार अपने बिल्कुल अलहदा अंदाज के साथ तमाम अनुमानों को सिरे से खारिज करके अगले 5 सालों के लिए इतिहास लिख दिया। इस जीत के साथ यूं कहें कि इतिहास दोहरा दिया। और इस जीत के बाद अब बीजेपी के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, इन्हीं पहलुओं पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चूंकि इससे पहले यह रिकॉर्ड रहा है कि हर 5-5 सालों में सरकार यहां पर बदलती रही है, लेकिन इस बार पहाड़ की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को मैंडेट दिया है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाई है। लेकिन चुनौतियां किस तरह की हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हमारी इस खास पेशकश के जरिए, जिसमें हमारे साथ में इस वक्त तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ में हैं भाजपा की तरफ से प्रदेश मंत्री हैं गीता ठाकुर जी हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से आरपी रतूड़ी साहब हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रतूड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में रविंद्र आनंद भी जुड़ गए हैं, चूंकि मुझे जानकारी मिली रविंद्र आनंद भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह बिष्ट जी भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा विंडो में चेंज करेंगे हम, चूंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गीता ठाकुर जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि 10 तारीख को परिणाम सामने आया था और उसके बावजूद अभी तक स्थितियां साफ नहीं हो रही हैं कि आखिर लीड कौन करेगा। बहरहाल पार्टी के भीतर का विषय है, लेकिन फिर भी क्या सब कुछ ठीक चल रहा है भाजपा के भीतर? धन्यवाद और होली की शुभकामना देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से ये पर्व रहा और ये पर्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ देर हो रही है, अंदरूनी भी मामला है और बहुत बड़ा परिवार हो जाने से और 5 साल के लिए बिठाने के लिए कुछ मंथन की वजह से ये राज तिलक का थोड़ा सा विषय चल रहा है, जो शीर्ष नेतृत्व करेंगे। लेकिन जो आपका विषय है वो बहुत ही अच्छा एक विषय आपने आज लिया है कि पार्टी का मंथन चलते भी रहे और आप इस तरह से पूछे हम लोगों से कि हम लोग किस तरह से ये आगामी 5 साल का रेशियो हमारे साथ किस तरह से चलेगा। तो मैं बहुत जल्दी आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ही आपको हमारी राज तिलक के विषय में पता चलेगा। राज तिलक के संदर्भ में है, लेकिन गीता जी चुनौतियां आगे कई सारी खड़ी हैं, क्योंकि जो 5 साल सत्ता में रहे उसके दौरान भी कई सारे जो मुद्दे थे, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, ये अभी भी सामने रहेगा। इसको लेकर कुछ रोड मैप, कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, क्योंकि 5 साल का मुद्दा नहीं है, ये आने वाले वो समय का मुद्दा है जो हमारे महिलाओं ने और हमारे युवाओं ने एक सपना हमको भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि हम इसे साकार करेंगे। चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियों को पार करने के लिए ही हम लोगों ने इतना बड़ा ये डबल इंजन की सरकार को जनता ने चुना है। और बहुत जल्दी आपको ये महसूस होगा कि चुनौती भरा हुआ हम जो है वो स्वीकार करते हैं और सबके
मंसूबों में खरे उतरेंगे। उसके लिए जो भी हम लोगों की रणनीति होगी, संगठन है और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, राज्य है, स्टेट है, उसमें हम सब लोग किस तरह से पार पाएंगे, इसके लिए बहुत हम लोग का गहन मंथन चल रहा है। और हम सशक्त सरकार दे सके, उसके लिए भी हमारे लिए ये एक चुनौती जो आप बोल रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। ये कांटों का सेज है, लगता है कि हम लोग की जीत हो गई है। जीत के साथ साथ हमने उन महिलाओं और युवाओं, उस उत्तराखंड को भी देखना है जिसको हम लोगों ने 5 साल देकर और आगे की जो है वो मंसूबे पूरे करने हैं। इसलिए चुनौती तो होगी, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमारा संगठन हमारे साथ है और बहुत अच्छी तरह से चुनौतियों को पूरा करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए, चूंकि आगे भी लगातार कई सवाल करते रहेंगे। रतूड़ी साहब, जानना चाहेंगे आपसे, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मंथन लगातार हम करेंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं, ये मंथन किस स्तर पर होगा? चूंकि अब तो सीधे सीधे बयानबाजियां हो रही हैं, टिकट बांटने और बेचने तक की यहाँ पर बातें निकल के सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे रतूड़ी साहब? मंथन और चिंतन भी होगा और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई कोई पाएगा, कोई पक्ष में रहेगा, लेकिन मंथन चिंतन दोनों को इसलिए करना पड़ेगा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 57 सीट मिली थी, अब वो 47 में क्यों आए? कांग्रेस को चिंतन और मंथन इसलिए करना पड़ेगा कि उनका मत प्रतिशत भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी है, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। आखिर क्या वजह रही है? क्या कारण थे कि हम 19 सीटें ऐसी हैं जिनमें हम 1000 से नीचे मतों पे हारे हैं। तो अगर वो 19 सीटों पे हमारा क्या कारण रहा कि हम मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाए या क्या वजह थी, ये चिंतन मंथन भी होगा। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े जनादेश का जो अपमान कर रहे हैं। अरे 10 तारीख को आपके रिजल्ट तय हो गए थे, खुल गए थे, आपको जनता ने जनादेश भी दे दिया, लेकिन 19 तारीख हो गई, अभी तक आप तय नहीं कर पाए कि उत्तराखंड को कौन नेतृत्व देगा, कौन ऐसा लीडर होगा। क्योंकि पिछले लीडर में भी आपने देखा होगा कि कार्यकाल 3 मुख्यमंत्री देने पड़े और जो वर्तमान चेहरा था वो स्वयं हार गया, जिस चेहरे पे चुनाव लड़े थे। लेकिन ये बड़ी बुरी बात है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है कि आप एक व्यक्ति को दिल्ली बुला रहे हैं और रायशुमारी कर रहे हैं, फिर ऑब्जर्वर बनाने का क्या मतलब था? केवल रस्म अदायगी करके उनको मैसेंजर बनाएंगे, राजनाथ सिंह जी को, लेखी जी को। अरे आप यहाँ विधायकों से उत्तराखंड में आपको 12 तारीख को कर देना चाहिए, नया चेहरा दे देना चाहिए था, चाहे युवा दें आप। ये ठीक है गीता जी, आपसे सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि क्या वजह है, इतना अच्छा मैंडेट मिला और उसके बावजूद इतना दिन हो गए, अभी तक आपने चेहरे का ऐलान नहीं किया, क्या दिक्कतें हो रही हैं? और ये कि कह रहे हैं कि जनता ने जो फैसला सुनाया आप उसका अपमान कर रही हैं, मतलब बीजेपी कर रही है अपमान। नहीं, इस तरह की बात मैं अपने भाई साहब से बहुत सहमत हूँ कि वो बहुत जल्दी नया चेहरा देखना चाहते हैं और होना भी चाहिए। जब कोई भी पार्टी जीत जाए, वो हम ही क्यों ना हो, तो उन्हें अपना राजा, अपना सीएम, अपनी सरकार जल्द से जल्द, वो कौन सा चेहरा है जिसके लिए हम राज तिलक करना चाहेंगे, तो वही राज तिलक के लिए हमारे सभी की मंशाएं हैं। कई दिनों से ये चल रहा है कि कौन सीएम बनेगा, उसके लिए ये मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी ही आज 18 हो, आज 19 हो गई है। गीता जी लगातार इस बात पर फोकस कर रही हैं कि बहुत जल्दी ही वो चेहरा सामने होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो जो बात कह रही हैं पार्टी उस पर मोहर लगाए। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, चूंकि लंबे समय से आप तमाम चीजों को बड़ा नजदीक से देखते आ रहे हैं, कई सरकारों को आपने आते जाते देखा, वर्तमान में जो मैंडेट 10 तारीख को आया, जहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े झटके के रूप में था और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से विश्वास जताया, हालांकि पुष्कर सिंह धामी यहां पर हार गए, उसके बाद इतना लंबा अरसा बीत गया, अभी तक मंथन का दौर पार्टी के भीतर भी चल रहा है। इन तमाम राजनीतिक हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? हितेश जी, जहां तक हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड एक बहुत छोटी स्टेट है और 70 सीटें कुल हैं और 70 में से भी जो है, अगर आप ये देखें कि इस बार 57 से जो है बीजेपी की सीटें 47 हो गई हैं, 10 सीटें कम हुई हैं। वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज भी गया है, किसी तरह से नीचे गया है।
कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो ये बहुत सारी बातें हम अगर देखें, और जिस तरह का जो है राजनीति हुई है चुनाव में, अगर आप ये देखें कि जो मुख्यमंत्री थे हमारे वो भी हार गए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो दिग्गज नेता थे उनको भी कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है। बट ये सब बातें जहां तक हैं, ये सब चुनाव हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं। अब जहां तक सीएम के चेहरे की बात है तो उसमें काफी मंथन इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जा रही हैं कि क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के जो है चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, वो हार गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह से जो है उत्तराखंड में बीजेपी को एक मिथक को तोड़ते हुए आगे उन्होंने दोबारा जो बीजेपी की सरकार बनवाई है। नंबर 2, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो जिनका कहीं ना कहीं वरद हस्त है इन पे, और वो लोग भी अपने जो है किसी चेहरे को आगे करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सीनियर लोग हैं जो अभी तक जो है मंत्रिमंडल में भी नहीं आए, वो भी कुछ करना चाहते हैं। 5 सांसद है, 5 सांसद में करीबन 2 सांसद ऐसे हैं कि जो अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और कुछ ऐसे हैं कि जो कि राज्यसभा के सांसद है, उनका नाम भी आगे आ रहा है। कुछ कांग्रेस जो पेडिग्री के जो लोग हैं वो भी अपना जो अब जो बीजेपी में है वो भी अपने आप को आगे करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से छोटी जगह में बहुत सारा जो है खिचड़ी पक रही है। तो उसमें जो है हर चीज जो है लोग नए नए कयास लगा रहे हैं, नए नए गुट बन रहे हैं, नए नए जो है चीजें समीकरण आ रही हैं, लेकिन उसका कल सब पटाक्षेप हो जाएगा। कल जो है विधानमंडल दल की बैठक है, और मुझे लगता है कि बीजेपी, जैसे आपको पता है कि बीजेपी कभी ना कभी कुछ हर बार नया चीज लेके आती है, इस बार भी कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। जी, तो कुल मिलाकर इंतजार करना चाहिए उसका। और जाहिर सी बात है कि जैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं राजेंद्र जी कि इससे पहले भी जब 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए और जब नामों को लेकर कयासों का दौर तमाम तरीके से चल रहा था और एकदम अचानक से बिल्कुल नए नाम निकल के सामने आए, तो इस तरह की चीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि भले ही भाजपा की सरकार दोबारा बन गई हो, लेकिन चुनौतियों का अंबार खत्म नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, बल्कि और बड़े रूप में और जिम्मेदारियों के साथ सामने है। आप इसको किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी, सबसे बड़ी बात जो देवभूमि उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी आने वाले सरकार को करना है, और इवन 5 साल नहीं, काफी टाइम तक करना होगा। पहली बार जो हम बात करते हैं बेरोजगारी की, अगर आप ये बात करें कि बेरोजगारी का जो दर है वो धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, और यहाँ के लोग जो है ज्यादातर माइग्रेट करते हैं बाहर। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह हम बेरोजगारी कम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर आप ये देखें कि जहां तक हम बात करते हैं कि यहाँ पे उद्योग धंधे या इस तरह पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद बहुत सारी ऐसे जो है संभावनाएं तलाश करनी पड़ेंगी कि जिससे लोगों को रोजगार मिले, चाहे सरकारी उसमें मिले ना मिले, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर इस तरह के डेवलप करने पड़े जहां पे लोगों को एक रोजगार मिल सके। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी तरह से अगर आप ये देखें कि पहाड़ से धीरे धीरे जो है जनता जो है पहाड़ से जो मैदानों की तरफ आ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। अगर आप देखें कुछ दिनों बाद जो अगर आप ये देखेंगे कि इन सब का इफेक्ट भी हमारे उत्तराखंड में आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि ये हिल स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, तो सामरिक दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड को एक मजबूत सरकार दें, हम उत्तराखंड को ऐसा सीएम दें कि जो विकास करे, विकास के साथ साथ सामरिक दृष्टि से इसको जो है आगे बढ़ाए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी का और आपके जो है पलायन का। जी, बेरोजगारी, पलायन, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर अब चुनौतियों के साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से रविंद्र आनंद जी भी हैं। रविंद्र जी, क्या कहीं कोई चूक रह गई? चूंकि जिस तरह से पंजाब के नतीजे निकल के सामने आए, 5 नतीजों को अगर 5 राज्यों को देखें तो गेन में 2 ही पार्टियां हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी जिसने 4 राज्यों में जीत दर्ज की, और दूसरी है आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब में जीत दर्ज की। गोवा में भी 2 सीट जीतने में आप लोग कामयाब रहे। क्या कोई कमी रही उत्तराखंड में? चूंकि ताकत, जोर पूरा लगाया गया था, अच्छे चेहरों को भी उतारा था, अच्छे वादे भी यहां पर किए थे, लेकिन खाता नहीं खुल पाया, वो इनकलाब का असर उत्तराखंड में नजर नहीं आ पाया। क्या मानते हैं रविंद्र जी, क्या वजह रह गई? देखिए, इस पर हमारा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी है, काम करने का एक तरीका है, और इस हिसाब से हमने चुनाव लड़ा है। तो साफ स्वच्छ तरीके से हमने चुनाव लड़ा है, और किसी प्रकार का धनबल, बाहुबल, या जिस प्रकार का कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव लड़ा है या लड़ती है, आप देखेंगे कि धनबल का इस्तेमाल होता है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, शराब का इस्तेमाल होता है। देखिए, एक कारण तो ये भी है, लेकिन
एक बड़ी बात ये रही कि हम जनता से जो हमने वायदे किए वो मुझे लगता है कहीं तक नीचे तक पहुंच नहीं पाए। हमारे कार्यकर्ता घर घर गए, घर घर लोगों से बात की, लेकिन हमें लगता है अभी कुछ समय और लगेगा अभी उत्तराखंड को समझने में, उत्तराखंड में जमने में, क्योंकि पंजाब में भी हमने दूसरी बार में सरकार बनाई है। पिछली बार भी हम पंजाब में लड़े थे बड़े दमखम के साथ, लेकिन वहां हम सरकार नहीं बना पाए थे। और उत्तराखंड में मुझे लगता है कि हमारा एक हमारी जिसे कहेंगे ना कि हमने जो मेहनत की है वो मेहनत हमारी जम गई है, और अगली बार हम जरूर बहुत अच्छा करके सरकार भी बनाएंगे। और जिस प्रकार से हमने पंजाब में, दिल्ली में काम करके दिखाया है, उसी तरह से हम उत्तराखंड में काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझेगी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जब काम होगा तो उसकी बात चर्चा पूरे देश में होगी। जिस प्रकार से पंजाब में निर्णय लिए जा रहे हैं, दिल्ली में काम हो रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, तो मुझे लगता है स्वास्थ्य और शिक्षा उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है, और जनता इस बात को इस बार जरूर समझेगी। जी, तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि चूंकि पहला ही चुनाव था और ऐसी स्थिति में आगे आने वाले चुनाव में दिल्ली और चूंकि पंजाब में भी अब सरकार आम आदमी पार्टी की होगी, तो वहां का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर अगले विधानसभा चुनाव में जाहिर तौर पर पार्टी कुछ अपना असर दिखाएगी। इंतजार करना होगा उसके लिए भी। रतूड़ी साहब, मैं आपके पास दोबारा आना चाहता हूं, जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि उम्मीद कांग्रेस पार्टी इस एक राज्य से बहुत लगाकर बैठी थी, जिस दिन वोट संपन्न हुए थे उसके बाद हरीश रावत से लेकर तमाम दिग्गजों ने 48 से 50 सीटों का यहां पर अनुमान लगाया था, और अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ, बल्कि पलट गया और ये सीटें बीजेपी के खाते में गईं। और उसके बाद बड़े नेताओं के आपसी बयानबाजी जिस तरह से निकल के सामने आ रही है, एक तरह से सीधे सीधे खींचतान बहुत सतह पर सामने आती नजर आ रही है, और टिकट बेचने तक के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगले 5 साल में कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के स्तर पर अपने आप को कहां पाती है रतूड़ी साहब? देखिए, निश्चित तौर पर और जीतना ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई राजशाही नहीं है। अभी गीता बहन जी बहुत कई बार कह रही थी राज तिलक, एक तरफ कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, मुख्य सेवक हैं, एक तरफ राज तिलक की राजा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मानसिकता तो भाजपा में हो सकती है। ये लोकतंत्र में जनसेवक पैदा होता है, मुख्यमंत्री एक जनसेवक होता है, राजा नहीं होता कि जिसका राज तिलक हो रहा हो। ये ठीक है, अच्छी बात है, पर मेरा एक मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो आरोप प्रत्यारोप है, इसकी कांग्रेस गंभीरता से जांच करेगी। और वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप वरिष्ठ नेताओं पर लगाए, तो इसका समीक्षा जब जिस दिन होगी उस पर गहन मंथन और चिंतन कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रश्न होंगे कि आखिर कार्यकर्ता का मनोबल क्यों गिराया जा रहा है। ये हार और जीत तो एक, अरे 57 साल हमने सत्ता में हम लोग रहे हैं, हमने सेवा की है, तो ऐसा तो नहीं 57 साल तक तो जनता का विश्वास रहा होगा ना, इतनी छटपटाहट इतनी जल्दी क्यों है। तो ये मंथन का विषय है कि बहुत जल्दी छटपटाना नहीं चाहिए। सत्ता तो आना और जाना है, सत्ता को जो सेवक मानते हैं वो कोई विचलित नहीं है, और जो इसको प्रोफेशन मानते हैं शायद विचलित हो रहे हों। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता न पहले विचलित था न आज है, बहुत अच्छा है। इनकी सरकार बनी बीजेपी की, उनको मुबारक देंगे, और ये जरूर कहेंगे कि अपनी नीति और नियत साफ करें, केवल प्रयोगशाला न बनाए कि एक कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री दें। और आप देखेंगे तो बेरोजगारी का दर जो 2016 में 13% था, आज वो 35.7% है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर 5 साल में बेरोजगारी इतनी % में आप पहुंचा गए। महंगाई, आप जो कह रहे हैं कि हमने अनाज दिया, अरे 100 रुपए का अनाज आप फ्री दे रहे थे, लेकिन पकाने वाला तो 1000 का सिलेंडर था, उसमें छौंका लगाने वाला तेल तो 220 रुपए का था। सब्जी आदमी के पहुंच से बाहर हो गए, इसके बाद भी अब क्या कारण रहे इसका तो जनता अब देखेगी, जो अपेक्षाएं इनसे की होगी, जबकि
कोरोना काल चलिए, में कम भी से कम रतूड़ी साहब साफ गोई से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। जाहिर तौर पर अगर हार मिली है तो मंथन करना होगा पार्टी के भीतर ही कि कहां पर किस तरह की दिक्कतें हुई। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल अभी जिस तरह की हम समस्याओं के संदर्भ में भी चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के आपसी खींचतान का भी हम जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी अभी कुछ नहीं कर पाई लेकिन वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगे हम बहुत कुछ करेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों को, चूंकि एक मजबूत विपक्ष भी होना जरूरी है किसी भी राज्य के विकास के संदर्भ में? हितेश जी, अगर आप ये देखें कि इस बार जो भी जिस तरह का मैंडेट आया है, 47 सीटें बीजेपी को मिली हैं और करीबन करीबन जो है 19 सीटें जो है कांग्रेस को मिली हैं। तो कांग्रेस में भले ही बड़े हैं, लेकिन अगर आप ये देखें जो तेज तर्रार नेता थे, हरीश रावत जैसे लोग और बाकी जो मतलब बहुत अच्छे नेता थे कांग्रेस में, वो लोग इस बार चुनकर नहीं आए। उसमें लिमिटेड ऐसे नेता हैं जो या तो मतलब दूसरी श्रेणी के नेता कांग्रेस में आते हैं या फिर जो कुछ तेज तर्रार नेताओं में एक दो नेता हैं कि जो इस तरह के लोग हैं। तो मुझे यहां तक लगता है कि विपक्ष को, कांग्रेस को एक बार फिर मंथन करना चाहिए, उनको अपना एक पूरा जो है संगठन बनाना चाहिए। उसमें उन्होंने जिस तरह से जो है सबको उपाध्यक्ष और सचिव और जो है महासचिव बना दिया है, एक बार दोबारा उस लिस्ट को रिव्यू करें और उस तरह से जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको आगे बढ़ाएं। जो लोग कांग्रेस के साथ काम करते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाए, सिर्फ पद देने से काम नहीं चलेगा। एक तो मुद्दा है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का जो मेरा जो है आंकलन है, आम आदमी पार्टी जब इनिशियली जो है उत्तराखंड में आई थी तो उन्होंने काफी जो है लोगों को जो है दूसरी पार्टी के लोगों को जोड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके वहां पे भी कुछ सामंजस्य की कमी हो गई या कुछ इस तरह की बातें हो कि वो धीरे धीरे सब लोगों ने वहां से खिसकना शुरू हो गया और वो अपनी पुरानी पार्टियों में आ गए। तो उसका भी फर्क पड़ा है। और एक बिल्कुल कर्नल कोठियाल जैसे नया चेहरा लेके आ गए, जो कि जो है एक आर्मी बैकग्राउंड से थे, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता कम जाने जाते हैं, उनको आगे किया गया। और जिसके वजह से वो अपनी बहुत सारी बातें उत्तराखंड में जो जैसे कह रहे हैं रविंदर जी कि हम बहुत सारे मुद्दे लेके आए, मुद्दे उन्होंने रखे हैं। ऐसा नहीं है उत्तराखंड में कोई मुद्दे नहीं रखे, उन्होंने जो है पंजाब और जो भी दिल्ली के मुद्दे हैं उन्हीं को दोबारा जो है उत्तराखंड में आजमाया। लेकिन उत्तराखंड, रविंद्र जी क्या कुछ कहेंगे जो बात राजेंद्र जी कह रहे हैं उसके संदर्भ में? क्या उम्मीदें आगे 5 साल के लिए, आप चूंकि आप ये कह रहे हैं कि 2 राज्य में हमारी सरकार हो गई और वहां के बाद हम बोलने की स्थिति में होंगे, क्या कुछ तैयारियां उत्तराखंड के लिए? देखिए, मैं राजेंद्र जी को भी कहना चाहूंगा कि देखिए, बात समझने में थोड़ा समय जरूर लगता है कि जिस तरह से हमने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, पहली बार हमें 28 सीटें आई थी, लेकिन जब हम दोबारा लड़े तो हम 67 सीटें जीते। पंजाब में भी हम दूसरी बार में जीते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि भौगोलिक परिस्थितियां बहुत दुर्गम है और हमारे जो कार्यकर्ता पहाड़ के रहे वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाए या बता नहीं पाए, तो मुझे लगता है इस बार हम जरूर बहुत अच्छा करेंगे जी। इस बार पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार बहुत बेहतर स्थिति में। गीता जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा, चूंकि पूरा विषय जो है आपके ही इर्द गिर्द था। फाइनल कमेंट, चूंकि जो चुनौतियां हैं जिसका जिक्र यहाँ पर राजेंद्र जी ने भी किया, जिसका जिक्र हम भी कर रहे हैं, बेरोजगारी हुई, खनन का मुद्दा हुआ, चाहे पलायन का मुद्दा हुआ, किस तरह से निपटने वाले हैं, क्या उम्मीदें कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को क्या मैसेज? जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम अकेला सिंगल स्टेट में नहीं है, हमारा डबल इंजन की सरकार है। जो हम शुरू से कह रहे हैं कि हमें अपने उत्तराखंड का जो भविष्य है वो हमारे युवाओं में है, हमारी महिलाएं हैं, जो महिलाओं ने इतना वोट डाला है। तो जब ये बिल्कुल सही बात है कि हमें बहुत मंथन करना है और उन विषयों पे हमें जाना है। जो पलायन है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, बेरोजगारों को कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और जल्द से जल्द इसका परिणाम हम आपको जरूर बताएंगे। और ये जब सीएम बन जाते हैं तो वो सबके सीएम होते हैं। जी, इंतजार रहेगा जिस तरह से आप चुनौतियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं, क्या रणनीति अपनाती है सरकार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत बीजेपी को दिलाई, लेकिन साथ ही चुनौतियों का अंबार भी है। चूंकि पिछले 5 साल में जो चुनौतियां थी, चाहे वो बेरोजगारी के नाम पर हो, चाहे पलायन के नाम पर हो, चाहे खनन के नाम पर हो, वो चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। लिहाजा देखना होगा कि नई सरकार किस तरह से अपने नए चेहरे के साथ में इन चुनौतियों से पार पाती है। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।